जी तो वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और ये जो मेरे को होस्ट है ये शरारती करने से बाज नहीं आते, यही वजह होती है कि ऑन एयर आने के बाद मेरी मुस्कुराहट थमना बंद हो जाती है। लेकिन अच्छी बात है ना, ये नहीं अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो बड़े संजीदगी के साथ आपने बयान करने होते हैं, लेकिन शुएब की शरारतें खत्म नहीं होती। लेकिन जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है वो डेफिनेटली बाइस से मुसर्रत है और उनका होना हमारे लिए खुशी की बात है। आज सुबह पाकिस्तान में आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं बड़ी दूर से आए बड़े खास मेहमान से, जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का एक मुस्बत चेहरा है। काउंसलर कैसर अब्बास गोंदल साहब, उनके बारे में अगर बात की जाए तो वो लंदन के एक नवाही डिस्ट्रिक्ट थरक से पहले पाकिस्तानी मुसलमान काउंसलर हैं। हम अगर बात करें उनके करियर के हवाले से तो 2018 में आप मुंतखब हुए, लेकिन अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए उनका इस्तेमाल करते बहुत ही कम अरसे में लातादाद काम करके अपनी एक अलग शनाख्त बना चुके हैं। अब कैसर गोंदल साहब रहते तो इंग्लैंड में हैं, लेकिन दिल उनका पाकिस्तान में धड़कता, और वैसे हर पाकिस्तानी का यही आलम है, जिसकी मिसाल लंदन में डैम रेजिंग गाला का वो डिनर है जिसमें साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब शरीक हुए थे। अब उसका जो इनेकाद है वो भी उन्होंने किया था, तो आज हमारे साथ प्रोग्राम में वो मौजूद है। Exactly, साहब आपकी तरफ आती हूँ, और आपका भी इलाका कहीं मंडी बहाउद्दीन तो नहीं, क्योंकि वहां पर गोंदल बहुत होते हैं। मेरा ख्याल है कि इस प्रोग्राम की यूनिकनेस ये भी है कि होस्ट और दोनों गेस्ट का जो तलक है वो मंडी बहाउद्दीन से है। मैंने जब दोबारा बड़े गौर से नाम पढ़ा ना तो मैंने कहा ये पूछ लेती हूँ मैं पहले कि आप भी मंडी बहाउद्दीन से। चले, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। और ये वाकई आप सिर्फ दो शख्सियात हैं, मंडी बहाउद्दीन में टैलेंट की कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पढ़ लिख कर बाहर सर्व कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन वहां के घरों में जाओ ना तो पता चलता है पेरिस गया हुआ है बंदा, कहीं सेप्रेस गया हुआ है, कहीं और गए हुए, तो वहां के लोगों का पढ़ लिख कर बाहर जाने का रुझान बहुत ज्यादा है। खैर ये बातें ये भी छोड़ देंगे। बताइए कैसे अब्बास गोंदल साहब के लंदन के नवाही डिस्ट्रिक्ट थरक से पहले पाकिस्तानी और मुसलमान काउंसलर हैं आप, कितने बड़े एजाज की बात होती है जब आप बाहर जाकर पाकिस्तान को इतने बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल एक एजाज की बात है, और स्पेशली जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे जो एथनिक मिनॉरिटीज़ हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, स्पेशली पाकिस्तानी या एशियन, बाकी वो बहुत कम तादाद में, तकरीबन 3। तो वहाँ से एक ऐसा इलाका जहाँ से आप कभी सोच भी नहीं सकते, और मुझे उस एरिया में गए हुए भी कोई 2-3 साल ही हुए थे। तो मुझे अल्लाह ताला ने जी ऑनर दी, हमने वहाँ पे काम किया और उनको दिखाया कि किस तरीके से चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में किया जा सकता है। तो वहाँ के लोगों ने फिर मेरे को ऊपर ट्रस्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में पहली दफ़ा जो है वो वहाँ से इलेक्ट हुआ। माशाल्लाह। सर, पैंडेमिक में, लॉकडाउन में आपने मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं से वीडियोस भी बनाई रूहानी कल्बी सुकून के लिए। आइडिया कैसे आया, इसका रिस्पॉन्स कैसा मिला आपको? ये आपको पता है लॉकडाउन में सिचुएशन बड़ी ख़राब थी, और जहाँ पे वैसे दीगर मसाइल थे वहाँ पे जो स्पिरिचुअली जो है या मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, तो घरों से में लोग मुक़य्यद थे। यहाँ वाली तो सूरत हाल नहीं थी, वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। फैमिलीज़ का भी इस तरह से इन्वायरमेंट नहीं है जहाँ पे जैसे यहाँ पे है। तो वहाँ पे लोग बज़ाहिर, क्योंकि हमारा लोगों से कांटेक्ट रहता है रेगुलरली, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि लोग मेंटल स्ट्रेस के अंदर है। तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना इसका कोई ऐसा यूनिक सा हल निकाला जाए कि जिसमें थोड़ा लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगे, चीज़ें भी मुख्तलिफ। तो वहाँ पे मैंने फिर मुख्तलिफ जो मज़ाहिब हैं, उसमें क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज़म है, इस्लाम से है, सिखिज़म है, बल्कि उसमें बड़े बड़े नामवर लोग जैसे मस्जिद नबवी के मुअज्जिन थे। इस तरह जो सिख के रूहानी जो पेशवा थे गुरु नानक साहब, उनकी 17वीं नस्ल से जो उनके वो आगे उनको लीड कर रहे हैं, वो उसमें थे बाबा बेदी साहब। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम थे उसमें, रोमन कैथोलिक के थे, एंग्लिकन चर्च के थे, बाकी सारे लोग थे, ग्रीक चर्च के लोग थे। तो मुख्तलिफ ज़बानों में हमने उनसे दुआया तकरीबात का वो वीडियोज़ बनाए, क्योंकि मिलना तो उस टाइम मुश्किल था। तो वो तकरीबन 13 या 14 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट मज़ाहिब के जो मजहबी रहनुमा थे, उन्होंने उन दुआया तकरीबात को कंपोज करके हमें भेजा। फिर हमने उनको डिजिटलाइज करके अपने सोशल मीडिया के थ्रू, नॉर्मल जो हमारा मीडिया था उन्होंने उसको बड़ा पब्लिश किया, और जो पब्लिक का फीडबैक था वो बड़ा पॉजिटिव था कि ये एक डिफरेंट चीज़ है। सही कि और बड़ा लोगों ने उसको जो है वो अप्रिशिएट किया। साहब आपके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर आप कम्युनिटी को ना बड़ा यकजा करके रखते हैं, और इंटरटेनमेंट के कुछ ना कुछ तफरीही प्रोग्राम्स के बारे में भी आप बड़ा लीड कर रहे होते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। थोड़ा शेयर के लिए सारी कम्युनिटी को
साथ लेकर चलना आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि क्रिसमस भी आ रही है, ईद मिलादुन्नबी भी आ रहा होगा, दिवाली भी आ रही होगी, तो बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं इसमें। ये वाकई बड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन ये बड़ा एट द सेम टाइम बड़ा इंजॉयबल भी है, क्योंकि जब आप डिफरेंट कम्युनिटीज के साथ काम करते हैं ना, तो पहली बात यह है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और जब आप कोई भी कल्चर ऐसा नहीं है जो नफरत सिखाता हो, कोई मजहब ऐसा नहीं है, तो जब इन सारे लोगों को आप मिलाते हैं, उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हम उन चीज़ों की तरफ आए जो सिमिलैरिटीज की तरफ आए, जो अमन और मोहब्बत की तरफ लेके जाती हैं। तो उस सिलसिले में अब यानी उसी जैसे हमने वो दुआया तकरीबात की थी, इसी तरह हमने म्यूजिक की वीडियोज भी बनाई थी। अगर हमने कहा कि एक तरफ अगर वो वाला रूहानी हो सकता है, तो ये जो म्यूजिक वाली साइड है इसको भी इंटरटेनमेंट भी हो, तो उसमें भी तकरीबन 23-24 भी रूह की गज़ा है। हाँ जी, रूह की गज़ा, उसमें भी 23-24 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, फ्रॉम कुर्दिश लैंग्वेज टू इंग्लिश और फ्रॉम अरबिक टू पर्शियन, उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, इवन नाइजेरियन की जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है उसके अंदर, सॉरी गाना की, उसके अंदर यानी डिफरेंट लैंग्वेजेस उनको भी किया। फिर हम इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस का मैं एनुअली इनकाद करता हूँ, जिसका मकसद ये है एक तो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को जो रिलीजन है उनको इकट्ठा किया जाए, और दूसरा ये है कि जो इस्लाम का एक मुस्बत चेहरा है, वैसे सारे उसके मुस्बत चेहरे हैं, उसको किस तरीके से हाईलाइट किया जा सके। क्योंकि जहाँ पे मैं बेस करता हूँ वहाँ पे आप समझ लें कि जो थोड़ी फार राइट की पॉलिटिक्स है वो थोड़ी इंक्रीज पे है, उसका काफ़ी ज़्यादा उनका होल्ड है। तो मैंने कहा कि इवन दो मैं वहाँ पे अकेला हूँ, एशियन हूँ, उस टाइम अकेला एशियन था, वाइट पाकिस्तानी हूँ, पहला मुसलमान हूँ, तो मैं ये जिम्मेदारी समझता था कि हमारी जो मुस्बत चीज़ें उनको हम हाईलाइट करें। उसके अलावा फिर हम विमेन कॉन्फ्रेंसेस का मैं एनुअली इनकाद करता हूँ, जिसके अंदर स्पेशली बल्कि हमारी जो फर्स्ट थी उसके अंदर हमने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को रोल मॉडल बनाया, उसके ऊपर हमने एक मजहबी स्कॉलर थे वहाँ पे, उनको बुलाया, उनसे लेक्चर हुआ। तो हमने उनको बताया कि देखें इस्लाम के ऊपर जब 1400 साल पहले जब खवातीन को किस तरीके से बच्चियों को जिंदा दबा दिया जाता था, तो उस टाइम इस्लाम ने किस तरीके से उनको इम्पावर किया। और फिर उनको ये बताया कि देखिए अभी यूरोप में अराउंड 100 ईयर्स अगो आपको राइट टू वोट मिला है विमेन को, लेकिन इस्लाम में तो बहुत पहले से उनकी राइट हुआ है। आप हदीस को देखें, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कितनी ज़्यादा हदीस जो मरवी हैं, तो ये साबित करती हैं कि ख़वातीन का एक किरदार है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के अंदर, वो विमेन कॉन्फ्रेंसेस हो, वो इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस हो, वो म्यूजिक के प्रोग्राम हो, जिस भी तरीके से आप कर पाएं। लेकिन इन छोटी छोटी चीजों को करने में वही मतलब ये कि बहुत बड़ा काम है कि आपने तमाम मजहब के लोगों की किसी की दिल आजारी ना हो, कोई मुंह ना बना के बैठे, क्योंकि आपस में दोस्ती है। फिर अगर दिवाली है, दशहरा है, तो आपकी कोशिश होगी कि आप क्रिश्चियंस को भी लेके चलें, आप मुस्लिम्स को भी। इंटरफेथ हार्मनी का जरा कॉन्सेप्ट क्लियर, इस पर आप लोग माशाल्लाह काम करते हैं। थोड़ा सा बताया मुझे कि अफगानिस्तान का जब मामला हमने देखा जा रहा है, सेंटर ऑफ अटेंशन इस खत्ते में तो अफगानिस्तान बिल्कुल का है, अगर वहाँ के ज़ाहिर इशूज़ को लेकर, वो चाहे इकोनॉमिक इशूज़ हो, वो चाहे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर काम करना हो, और वो एक पाकिस्तानी ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकता है, बीइंग अ नेबर, बीइंग अ मुस्लिम कंट्री। आप लोग वहाँ पर तो थे, लेकिन वहाँ की कम्युनिटी को कैसे आपने मोबिलाइज किया कि अच्छा अफगान उस बात को इंडोर्स करेंगे कि वहाँ पे जो ओवरऑल मेजॉरिटी है वो बड़े सिंपैथेटिक थे जिस तरीके से वहाँ पे हुआ है, और जो लोग जिस तरीके से दरबदर हुए हैं, लोग वहाँ पे गए हैं, तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया कि जो जितने भी यहाँ पे अफगान रेफ्यूजी वहाँ पे गए हैं, ऑब्वियसली वो वैसे ही उनके पास कोई सामान तो नहीं था, क्योंकि वो प्री प्लान तो था नहीं, वो जो सारी मूवमेंट थी वो वैसे अचानक वो लोग चले गए। तो वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ जो काउंसिल्स हैं जिनको आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, तो उन्होंने मुख्तलिफ फैमिलीज को वहाँ पे एलोकेट किया। ओवरऑल जनरल जो लोग था बड़ा पॉजिटिव था, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया वहाँ पे जितने भी लोग गए हैं, स्पेशली हमारी जो बारो के है वहाँ पे जब भी जितने भी लोग गए हैं, तो काउंसिल के ऑफिसर्स ऑब्वियसली अब ओनली मुस्लिम, तो वो मेरे से कॉन्टेक्ट करते थे। फिर मैंने उनको खुद भी वॉलंटरीली कहा कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, जब आप उनको यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो हमें बताएं। तो जितनी भी फैमिली गई हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 24 आवर्स जो उनको चीज़ें चाहिए थी, बल्कि मैंने कुछ लोगों की रिक्वेस्ट की और उन्होंने बड़ा उस लैंग्वेज में, जो दरी लैंग्वेज है, पश्तो लैंग्वेज के कुछ लोग दोस्त वहाँ पे मिल गए, तो हमने वहाँ पे उनको इवन इस लेवल तक गए कि हमने उनको मसाजिद भी दिखाएं कि भाई आपके घर से ये इतना दूर है, इस तरीके से आप इन मसाजिद के अंदर जा सकते हैं, खाने का सामान आपको यहाँ से मिल सकता है, हलाल खाने का आपको यहाँ पे मिल सकता है, टीवी, इवन ड्रग्स, बच्चों के लिए बाइसिकल्स,
और बाकी खाने का जो सामान है, इवन आपने यहाँ पे बड़ा एक अच्छा नुक्ता, घरेलू तशद्दुद के मामलात, क्या लंदन में भी उसी तरह से आप रेशियो देखते हैं? क्योंकि इसमें ये भी सामने आया कि आपने इस पर काम भी बहुत ज्यादा किया है, बहुत सारे केसेस को सॉर्ट आउट करने में भी आपने बहुत ज्यादा मदद फ्राहम की है वहाँ की खवातीन को। अमूमन ये कहा जाता है कि हम लोग देखते हैं हमारी खबरों में कि कहीं पर ऐसा केस रिपोर्ट हो गया, कहीं पर वहां पे ऐसा केस रिपोर्ट हो गया। लंदन में इस तरह का रेशियो क्या है? ये लंदन में या सिर्फ यूके के अंदर इसमें काफी ज्यादा इंक्रीज आया, स्पेशली जब से ये लॉकडाउन लगा इसमें काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है, और काफी यानी दर्जनों के हिसाब से खवातीन ऐसी हैं जिनकी अमवात हुई हैं इस वजह से। तो ये एक बड़ा इस तरह की सूरत थी जिसमें लोग बात करते हुए अमूमन झिझकते हैं, स्पेशली जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, जो साउथ एशियन कम्युनिटीज़ हैं, बाकी जो जितनी अफ्रीकन कम्युनिटीज़ हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर किसी को मार कुटाई या इस तरह की, ये शायद हमारी इज्जत का या इस तरह के कोई मामलात हैं, ख़ानदानी वक़ार की बात है। तो मेरी ये कोशिश थी कि हम इसके बारे में अवेयरनेस रेज करें कि ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं। आप किसी को खानदानी नाम के ऊपर इज्जत या इस तरह की जो चीजें उनको इस चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। वो तशद्दुद आप फिजिकल हो, वो आप किसी को हरास करें, वो आपको फाइनेंशियल कंट्रोल हो, वो किसी भी तरीके से आप उसको कंट्रोल करें, तो वो अनएक्सेप्टेबल है। तो उसके ऊपर फिर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन भी मैंने इसके ऊपर बनाई हुई जिसके ऊपर हम रेगुलरली इवेंट्स करते हैं। पर्टिकुलरली हम जो एथनिक कम्युनिटीज हैं उनके अंदर अवेयरनेस रेज करते हैं कि ये चीजें इनको कंडेम करना चाहिए, इसके बारे में बात करनी चाहिए, ना सिर्फ बात करनी चाहिए, इसको बल्कि रिपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इन चीजों को रिपोर्ट नहीं करेंगे इनका सद्देबाब नहीं किया जा सकता। और इन चीजों से थोड़ा और आगे जाके मैंने सिर्फ फिर इनको इस तरीके से अवेयरनेस यानी फिजिकल प्रोग्राम्स के थ्रू नहीं की, मैंने इसको थ्रू सोशल मीडिया इसको काफी ज्यादा प्रमोट करते हैं। और उससे हट के आर्टिकल इसके ऊपर मैंने उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखे हैं, और बल्कि इसके डोमेस्टिक अब्यूज के ऊपर जो मेरे आर्टिकल थे वो हमारा जो मेरे साथ जो काउंसलर्स का ऑफिशियल हमारा मैगजीन है दी फर्स्ट, उसको तकरीबन 16,000 जो अक्रॉस द यूके काउंसलर्स और चीफ एग्जेक्टिव होते हैं, जैसे आप समझ लें कि एक हेड होता है ऑफिशियल काउंसिल का, उस लेवल के जो जितने वो तकरीबन 16,000, तो ये उन लोगों का एक ऑफिशियल मैगजीन है। उसके ऊपर भी ये बल्कि पहला आर्टिकल था जो नॉर्मली वो अराउंड 400 वर्ड का या एक पेज का आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन ये वाला उन्होंने स्पेशल मुझसे रिक्वेस्ट करके वो 2 पेजेस के ऊपर उन्होंने उसको पब्लिश किया। तो वो काफी उससे अवेयरनेस हुई, फिर काफी लोगों ने मेरे से रब्ता किया, यानी एक खातून का जो जिन्होंने मुझसे रब्ता किया वो पंजाबी थी, तो पाकिस्तान की नहीं थी, लेकिन उनको यानी काफी अरसे से उनको उनके जो खामद का उनकी डेथ हो गई, फिर वो ससुराल के उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया, तो फाइनेंशियली और बाकी चीजों से उनको अब्यूज कर रहे थे। तो उन्होंने फिर हमसे रब्ता किया, इवन तो शी वाज नॉट इन माय बारो, लेकिन फिर भी हमने वहाँ पे लोकल पुलिस उन लोगों से रब्ता करके तो उनको फिर हमने सपोर्ट किया, और अल्लाह का शुक्र है विद इन 1 ईयर उनको 4 फ्लैट्स मिले, उनको घर से हिस्सा मिला, उनका जो बिजनेस था उससे हिस्सा मिला। तो आप जब एक भी बंदे की हेल्प करते हैं ना, तो आपको वो जो तस्कीन होती है ना, वो बड़ी रिवॉर्डिंग होती है, तो फिर आपको और भी थोड़ा हिम्मत देती है कि आपने और ऐसे लोग हैं वहाँ पे। मैं अभी भी आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पे हजारों खवातीन और मर्द ऐसे हैं जो बगैर बोले ये जुल्म सहे जा रहे हैं, और अभी इसके बारे में मजीद बात करने की जरूरत है। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच सर, आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, अपने विजिट और सुबह पाकिस्तान के मेहमान बने हमारे स्पेशल शो में, जो कि आज एशिया का डेफिनेटली लास्ट शो है। थैंक यू वेरी मच। वन सेकंड नाज़रीन, कोई ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए।